चलिए बाबा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करने वाले हैं वो है डिमांड एंड रिकवरी। मेरे को लगता है ए ग्रेडेड चैप्टर, 4 मार्क्स से 6 मार्क्स एक्सपेक्टेड। चलिए शुरू करेंगे। पहले क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था असेसमेंट्स। यस सर, असेसमेंट से स्टार्ट किया था। असेसमेंट में एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 61, जो बात करता था स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न के बारे में, कि अगर ऑफिसर को लगा कोई भी डिस्क्रिपेंसी है आपके रिटर्न में तो आपको बताएगा। डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करते हुए अगर आपने टैक्स वगैरह पे कर दिया तो चैप्टर क्लोज है। आपने एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन उसको अच्छा लगा तो चैप्टर क्लोज है। एक्सप्लेनेशन अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो ऑफिसर को आएगा गुस्सा और ऑफिसर कराएगा ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। यस सर, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। अब जब उसने ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर किया, अब ये सब करने के बाद जब उसने एडिशनल एविडेंसेस गैदर कर लिए, एडिशनल एविडेंसेस को यूज करते हुए वो क्या करेगा, आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर रेज करेगा। बेसिकली अब डिमांड ऑर्डर आएगा और डिमांड ऑर्डर जब आ गया, बेटा 3 महीने में पे कर दो, 3 मंथ्स में आप पे कर दो, या 3 महीने में चले जाओ, विद इन 3 मंथ्स आपको जाना पड़ेगा अपील के लिए अगेंस्ट द ऑर्डर। सर, अगर आपने 3 महीने में पे भी नहीं किया, आप 3 महीने में अपील में भी नहीं गए, तो याद रखिएगा एक बार 3 महीने खत्म हो गए, ग्रेटर देन 3 मंथ्स होते ही आपके अगेंस्ट रिकवरी का प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहां आता है डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं डिमांड एंड रिकवरी। सुन लीजिए सर, डिमांड एंड रिकवरी, सर क्या क्या सेक्शन नंबर हम पढ़ने वाले हैं सुन लीजिए। यहां पे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 की बात होगी। पहले सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 बात करेगा डिमांड ऑर्डर इन केस ऑफ फ्रॉड केसेस, 74 बात करता है, नॉन फ्रॉड केसेस 73 बात करेगा। सेक्शन नंबर 75 आएगा जनरल प्रोविजंस की बात करेगा। सेक्शन नंबर 76 आएगा यहाँ पे कि सर आपने अगर कोई अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। सेक्शन नंबर 77 आएगा यहाँ पे, गलत टैक्स दिया है तो रिफंड ले लो और सही टैक्स पे कर दो। उसके बाद रिकवरी के सेक्शंस आ जाएंगे, सेक्शन नंबर 78 से लेके सेक्शन नंबर 84। ए ग्रेडेड चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं डिमांड एंड रिकवरी। सर कब कब डिमांड किया जाएगा? When it appears to the proper officer, जब प्रॉपर ऑफिसर को दिख रहा है कि टैक्स इज नॉट पेड, आपने टैक्स नहीं दिया, या सर शॉर्ट पे किया है, 18% देना था 12% ही दिया है, सर या टैक्स एरोनेसली रिफंड कर दिया गया है आपको, या सर आपने आईटीसी रॉन्गली लिया है, अवेल किया है एंड यूटिलाइज किया है। सर अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? अवेल आप करते हो थ्रू रिटर्न, जब गवर्नमेंट से आप क्लेम करते हो और गवर्नमेंट आपके ई क्रेडिट लेजर में डाल देती है, उसको बोलते हैं अवेलमेंट। सर यूटिलाइजेशन क्या होता है? जब आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर लेते हो, उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो ये बोला है व्हेन इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट सर टैक्स इज नॉट पेड, टैक्स इज शॉर्ट पेड, और आईटीसी एरोनियस, आपने टैक्स एरोनियसली रिफंड ले लिया है, टैक्स का एरोनियस रिफंड लिया है, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, क्लेम किया और उसको यूटिलाइज किया, मतलब या तो क्लेम किया या क्लेम करते हुए यूटिलाइज भी कर लिया, तो ये बोल रहे हैं इन केसेस में अगर उनको लगा तो या तो सेक्शन नंबर 73 में वो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं या सेक्शन नंबर 74 में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अगर आपका केस बनता है कि सर आपने जो है टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज का केस है, ये है क्योंकि बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, आपने फ्रॉड करते हुए ये टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड किया है सर, या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट का केस बन रहा है, तो सेक्शन नंबर 74 में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग किया जाएगा। अगर एनी अदर रीजन, मतलब बोनाफाइड रीजन है, आपसे गलती हो गई, तो वो बोल रहे हैं आपको सेक्शन नंबर 73 में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स किया जाएगा। ठीक है सर। अब सुनिए, जब भी डिमांड ऑर्डर आता है, डिमांड ऑर्डर से पहले का बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कि सर डिमांड ऑर्डर आने से पहले आपके पास शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है। अब शो कॉज नोटिस से पहले आप पे कर सकते हो, तो ये क्या बोल रहे हैं, डिमांड ऑर्डर से पहले ही जब आपको पता चल गया है कि आपने कुछ टैक्स कम पे किया है, तो आप एक काम कीजिए, इससे पहले कि डिमांड ऑर्डर आपके पास आ जाए, टैक्स पेड इवन बिफोर शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस भी आपको इशू नहीं किया और आपने बोला मैं टैक्स पे कर देता हूं,
टैक्स पेड बिफोर शो कॉज नोटिस और ऑन रिसीट ऑफ जीएसटी डीआरसी 01A। मतलब या तो आपको पहले खुद ही पता चल गया कि सर मैंने इतना इतना कम टैक्स पे किया है, या आपको आपको ऑफिसर इशू करेगा जीएसटी डीआरसी 01A। जीएसटी डीआरसी 01A में ऑफिसर बताएगा कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना है, पे कर देना, शो कॉज नोटिस आपको आएगा ही नहीं। तो यही बोला है, या तो बिफोर शो कॉज नोटिस या बिफोर शो कॉज नोटिस भी ऑफिसर एक अमाउंट के लिए एस्टिमेशन देता है इन जीएसटी डीआरसी 01A। ये होता है बिफोर शो कॉज नोटिस, आपको ऑफिसर बता देगा। आप एक काम कीजिए, या तो ऑफिसर बताया या ऑफिसर नहीं बताया, लेकिन आपने अगर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया, बोनाफाइड केस की बात कर रहा हूं, इस साइड सारा बोनाफाइड केस है, इस साइड सारा फ्रॉड केस है। पहले बोनाफाइड केस पढ़ लेते हैं, फ्रॉड केस सेम है, मतलब जैसे बोनाफाइड से डील करते हैं वैसे ही फ्रॉड से डील करते हैं, बस पेनल्टी अलग होता है। ठीक है सर, चलिए समझ लेते हैं। तो अगर आपका केस पड़ रहा है बोनाफाइड रीजन में, तो वो बोल रहे हैं बेटा बिफोर शो कॉज नोटिस टैक्स पे कर, इंटरेस्ट पे कर, चैप्टर क्लोज है, फुल पेमेंट कर दे टैक्स एंड इंटरेस्ट का, चैप्टर क्लोज। बस ऑफिसर को बता देना जीएसटी डीआरसी 03 यूज करते हुए कि सर मैंने टैक्स वगैरह पे कर दिया है। ऑफिसर क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हमने प्रोसीडिंग्स क्लोज कर दी हैं। तो क्या हुआ, इवन बिफोर शो कॉज नोटिस आपने टैक्स पे किया, इंटरेस्ट पे किया, ऑफिसर को बताया, ऑफिसर ने चैप्टर क्लोज कर दिया। ठीक है सर। सर अगर मैंने टैक्स एंड इंटरेस्ट इवन बिफोर शो कॉज नोटिस पार्ट पेमेंट किया, या सर मेरे पास आया था जीएसटी डीआरसी 01A में, पार्ट ए में ऑफिसर ने मेरे को बताया था कितना टैक्स इंटरेस्ट पे करना है, और मैंने पार्ट पेमेंट किया, या मैंने उसके अगेंस्ट सबमिशन करना है, तो सर आपको सबमिशन करना पड़ेगा इन जीएसटी डीआरसी 01A का पार्ट बी में। तो या तो आपने पार्ट पेमेंट किया, फुल पेमेंट नहीं किया, या आपने कोई सबमिशन किया है, तो वो बोल रहे हैं बेटा अब तो आपके पास शो कॉज नोटिस आ जाएगा। याद रखिएगा, शो कॉज नोटिस आता है जीएसटी डीआरसी 01 में। ठीक है, पहले एक बात याद रखिएगा, शो कॉज नोटिस आपको डिटेल शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, और ये जो जीएसटी डीआरसी 01 है इसमें आपको समरी ऑफ द शो कॉज नोटिस जीएसटी डीआरसी 01 में पोर्टल में मिल जाएगा। तो पहले ये तो डिटेल में आएगा, प्लस 01 में आपको समरी दे दिया जाता है। तो सर एक बार शो कॉज नोटिस आ गया, सुन लीजिए। आपने टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनेसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज का केस है, तो या तो आप सेक्शन नंबर 73 में आ गए या सेक्शन नंबर 74 में। अब सुन लीजिए, एक आता है शो कॉज नोटिस। आप एक काम कीजिए, बिफोर शो कॉज नोटिस ही आपने पूरा टैक्स दे दिया, टैक्स इंटरेस्ट दे दिया, यहां पे ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। अगर आपने पार्ट पेमेंट किया तो अब आएगा शो कॉज नोटिस। सुन लीजिए, यहां पे एक बार शो कॉज नोटिस आ गया, शो मी द कॉज, वो बोलेगा आपको शो मी द कॉज कि आपके अगेंस्ट में इतने इतने अमाउंट का डिमांड ऑर्डर रेज क्यों नहीं करूं। देखिए सुन लीजिए, यहां पे क्या बोला है, शो कॉज नोटिस में वो टैक्स अमाउंट बताएगा, इंटरेस्ट की बात करेगा और ग्राउंड स्टेट करेगा, आस्किंग व्हाई स्पेसिफाइड अमाउंट शैल नॉट बी डिमांडेड, क्यों मैं आपसे ये अमाउंट डिमांड नहीं करूं, आपके शो कॉज नोटिस में वो बोलेगा। ठीक है सर। उसके बाद सुनिए, अब आपको मिलेंगे 30 दिन का टाइम। ये सब आप मत देखिए, आप कुछ मत काटिएगा, मैं आपको बताऊंगा, सुन लीजिए बस। आपको सिर्फ 30 दिन का टाइम मिलता है। एक बार शो कॉज नोटिस आने के बाद 30 दिनों में अगर आपने पे कर दिया तो बस आपको टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है और ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। पे टैक्स, पे इंटरेस्ट एंड अब ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दीजिए। ऑफिसर को इन्फॉर्म करोगे क्योंकि जीएसटी डीआरसी 01 इशू हो गया है, मतलब शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, तो अब ये बोल रहे हैं डिमांड ऑर्डर तो नहीं देंगे, पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने 30 दिनों में पे कर दिया। लेकिन सर आपने जैसे ही उसको बताया तो सर प्रोसीडिंग्स तो क्लोज करेंगे। प्रोसीडिंग्स क्लोज करने के लिए आपको एक इंटीमेशन देंगे जीएसटी डीआरसी 05। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको बोला कि सर शो कॉज नोटिस से पहले अगर आपने, जब आपको जीएसटी डीआरसी 01A आया तब भी आप पे कर सकते हो, जिसमें आपको ऑफिसर ने एस्टिमेशन दिया। ये शो कॉज नोटिस नहीं है, ये बिफोर शो कॉज नोटिस, बस आपको एस्टिमेशन दिया जाता है। या ओन खुद ब खुद आपने पे कर दिया, जब आपको ये नहीं दिया गया था आपने खुद ब खुद कैलकुलेट करके पे कर दिया। तो सर यहां बोला गया टैक्स इंटरेस्ट दे देना, ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देना, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अगर पार्ट पेमेंट किया तो अब शो कॉज नोटिस आएगा। शो कॉज नोटिस आने के बाद आपको दिया जाएगा 30 दिन का टाइम। 30 दिन में एक काम करना, आप टैक्स इंटरेस्ट पे कर देना। अब सुनिए,
यहां अगर आपने पे किया, ऑफिसर को 03 में बताओगे, ऑफिसर एक्नॉलेज कर देगा 04 में। यहां अगर पे कर दिया तो ऑफिसर को 03 में बताना, और ऑफिसर अब एक्नॉलेज नहीं करेगा, ऑफिसर बोलेगा क्योंकि हमने शोकॉज नोटिस ऑलरेडी इश्यू कर दिया था, अब ऑफिसर प्रोसीडिंग्स क्लोज करेगा और 05 जीएसटी डीआरसी 05 में आपको इन्फॉर्म कर देगा, सर शोकॉज नोटिस आया, टैक्स इंटरेस्ट पे किया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब सुनिए, अब यहां क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहो तो आप टैक्स इंटरेस्ट वगैरह पे मत करो, शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो या रिप्लाई कर सकते हो यूजिंग जीएसटी डीआरसी 03। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन वगैरह लेते हुए वो आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास कर देंगे। सर डिमांड ऑर्डर, डिटेल डिमांड ऑर्डर आपके मेल पे या आपको पोस्ट से भेजा जाएगा और उसका समरी अपलोड किया जाएगा इन जीएसटी डीआरसी 07। ठीक है सर, अब ये जब आपको डिमांड ऑर्डर आ गया, बेटा भाग, डिमांड ऑर्डर आ गया, अब पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आपको देना पड़ेगा। देखिए बिफोर डिमांड ऑर्डर मतलब बिफोर शोकॉज नोटिस अगर पे किया पेनल्टी नहीं लगेगा, शोकॉज नोटिस के 30 दिनों में अगर पे किया, याद रखिएगा सिर्फ 30 दिनों का टाइम ही होता है शोकॉज नोटिस को पे करने का, उसके बाद आपको टाइम लिमिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर 30 दिनों के अंदर पे कर दिया तो भी पेनल्टी नहीं लगेगा। अब अगर डिमांड ऑर्डर आ गया ना तो आपको पेनल्टी तो देना पड़ेगा, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक है सर, अब सुनिए, देखिए मैंने यहां लिखा पोस्ट 30 डेज नो ऑप्शन टू मेक वॉलंटरी पेमेंट ऑफ शोकॉज नोटिस। बच्चे बोलते हैं सर शोकॉज नोटिस 30 दिनों के बाद पे कर सकते हैं क्या? नहीं पे कर सकते। ठीक है सर, अब सुनिए, डिमांड ऑर्डर आ गया तो सर अब आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। अब सुनिए, अब आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दीजिए। ठीक है सर, पे कर दिया, आपने इंफॉर्म कर दिया ऑफिसर को यूजिंग जीएसटी डीआरसी 03, प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर देगा, आपको इशू करेगा जीएसटी डीआरसी 05। ठीक है सर, सर एक बार अगर डिमांड ऑर्डर आ गया तो मेरे को टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देना है। यस बाबा दे दे, 3 महीने में दे दे, 3 महीने में नहीं दिया तो 3 महीने के बाद डिपार्टमेंट उल्टा लटकाएगा और पैसे कलेक्ट करेगा, रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, या 3 महीने में चली जाइए अपील में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, सेक्शन नंबर, हमने जब डिमांड ऑर्डर का बात किया तो अंडर सेक्शन नंबर 73 भी होता है, अंडर सेक्शन नंबर 74 भी होता है। ठीक है सर, एक होता है शोकॉज नोटिस, एक होता है डिमांड ऑर्डर। यस सर, सुन लीजिए, शोकॉज नोटिस के पहले भी आप पे कर सकते हो, बिफोर शोकॉज नोटिस। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर बिफोर शोकॉज नोटिस पे करोगे टैक्स इंटरेस्ट पे करोगे, शोकॉज नोटिस के 30 दिनों में अगर पे करोगे टैक्स और इंटरेस्ट पे करोगे, डिमांड ऑर्डर आ गया उसके बाद अगर पे करोगे टैक्स इंटरेस्ट और बताइए मेरे को पेनल्टी भी देना होगा 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर। क्विकली बताइए क्या यहां तक सब क्लियर है? जल्दी बताइए क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए। यस सर, यहां तक सब क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए, अब अगर आपका बिफोर शोकॉज नोटिस केस बन रहा है, फ्रॉड वाला केस है आप, तो आप याद रखिएगा आपको देना पड़ेगा टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी 15% ऑफ द टैक्स, 15% ऑफ द टैक्स आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, अगर शोकॉज नोटिस आ गया 30 दिनों में पे कर रहा हूं, क्योंकि आप फ्रॉड केस हो, आपने बिफोर शोकॉज नोटिस पे नहीं किया, शोकॉज नोटिस आपको दिया गया है, अब आपको देना पड़ेगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, पेनल्टी यहां पे लगेगा 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, 15% से 25% लगेगा पेनल्टी। सर अगर मैंने यहां पे भी पे नहीं किया और सर मेरे को डिमांड ऑर्डर आ गया, तो सुन लीजिए, फ्रॉड लोगों को एक और मौका दिया जाता है कि सर फ्रॉड अगर हो आप, फ्रॉड लोगों को गवर्नमेंट ने एक और मौका दिया, बोला डिमांड ऑर्डर आने के अगर 30 दिनों में सिर्फ फ्रॉड को यह चांस दिया जाता है कि अगर पे कर दिया तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिनों में पे नहीं किया तो सर अगर 30 दिनों के बाद पे किया है, मतलब आफ्टर 30 डेज अगर पे कर रहे हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है फ्रॉड केस और नॉन फ्रॉड केस में। आ जाइए यहां पे देख लीजिए, तो सर पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 15% लगेगा,
पूरा दे दिया तो चैप्टर क्लोज है, अगर पूरा नहीं दिया या सबमिशन किया शो कॉज नोटिस आएगा। एक बार शो कॉज नोटिस आ गया उसके 30 दिनों में पूरा पे कर दो, पेनल्टी 25% दे दो, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन दिया तो सर उसके बाद डिमांड ऑर्डर आएगा, डिमांड ऑर्डर अगर आया तो सर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दो 50%, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अगर 30 दिनों में पे नहीं किया आफ्टर 30 डेज तो हमेशा याद रखिएगा पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट और प्रोसीडिंग्स क्लोज कर दिया जाएगा। अब सुन लीजिए, अब ये जो टाइम लिमिट होता है टू इशू डिमांड ऑर्डर एंड शो कॉज नोटिस, ये बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। यहां बोला गया है, देखिए यहां मैंने क्या बोला है कि सर ये जो डिमांड ऑर्डर है, ये डिमांड ऑर्डर के लिए टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट टू पास डिमांड ऑर्डर इज सर विद इन 3 इयर्स। डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है? 3 साल का है। और सर अगर फ्रॉड केस है तो डिमांड ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट होता है 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या बोल रहा है? 3 इयर्स एंड 5 इयर्स from the due date of annual returns of relevant financial year. For an example, आपका कोई केस है जो 1920 का है, 1920 का है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, इस ईयर रिलेटेड डिमांड ऑर्डर रेज करने का टाइम लिमिट क्या होगा? ये बोल रहे हैं कि सर ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या है 1920 का? 31 दिसंबर 2020। यहां से आपको 3 साल देखने हैं, 1 2 3। सर 3 इयर्स क्या हुआ? यहां हो गया 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, 31 दिसंबर 23। मतलब डिमांड ऑर्डर कब तक रेज होना चाहिए? सर डिमांड ऑर्डर विद इन 3 इयर्स रेज हो जाना चाहिए, डिमांड ऑर्डर 3 इयर्स में रेज हो जाना चाहिए, ठीक है सर। तो बेसिकली 1920 रिलेटेड जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है, अगर एक्सटेंडेड ड्यू डेट है तो एक्सटेंडेड ड्यू डेट से आपको 3 साल देखना है, ठीक है सर। यहां तक मेरा डिमांड ऑर्डर रेज होना चाहिए। सेक्शन नंबर 73 का डिमांड ऑर्डर की बात हो रही है। और याद रखिएगा डिमांड ऑर्डर और शो कॉज नोटिस के बीच में सिर्फ 3 महीने का गैप मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना महीने का गैप होना चाहिए? 3 मंथ्स का मिनिमम गैप होना चाहिए। तो सर शो कॉज नोटिस का क्या आप मुझे बता सकते हो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 1 ईयर, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 2 इयर्स, 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स। मींस 2 इयर्स 9 मंथ्स में आपका शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए और उसके 3 महीना बाद आपका डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं यहां पे? ये बोलना चाह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर के बीच का गैप मिनिमम 3 महीने होना चाहिए इन केस ऑफ नॉन फ्रॉड केस, मतलब बोनाफाइड केस में। यही बोला गया यहां पे, शो कॉज नोटिस 2 इयर्स 9 मंथ्स from the due date of annual return for the financial year and demand order within 3 years रेज हो जाना चाहिए। क्विकली बताइए मेरे को, क्या ये टाइम लिमिट सबको क्लियर है? जल्दी 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 एक हेड्सअप दीजिए कि यस सर पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए सर, अगर समझ लीजिए फ्रॉड केस है, सेक्शन नंबर 74 चल रहा है, तो अगर सेक्शन नंबर 74 चल रहा है 2019-20 रिलेटेड अगर केस है, उसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न हो गया 31 दिसंबर 2020। यहां से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स का टाइम लिमिट मिलता है। कितने साल का? 5 इयर्स का। फ्रॉड में डिमांड ऑर्डर रेज करने के लिए 5 इयर्स का टाइम लिमिट होता है। क्यों सर 5 साल का टाइम लिमिट क्यों दिया जाता है? क्योंकि सर फ्रॉड को पकड़ने में टाइम लगता है। तो यही बोला है 21, 22, 23, 24, 31 दिसंबर 25 तक का टाइम लिमिट आपको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फ्रॉड केस में मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए बिटवीन शो कॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर। तो शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट हो गया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 4 इयर्स 6 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट जब शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए, क्योंकि शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर के बीच का गैप एटलीस्ट 6 महीना होना चाहिए। यही मैंने यहां बोला है। अगर फ्रॉड केस है तो 5 इयर्स एंड शो कॉज नोटिस में 4 इयर्स 6 मंथ्स, ठीक है सर। अगर सर शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर टाइम लिमिट पे इशू नहीं हुआ, याद रखिएगा उस ईयर रिलेटेड, मतलब अगर शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर टाइम लिमिट पे इशू नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया है, तो सर मान लिया जाएगा 2019-20 रिलेटेड सारे प्रोसीडिंग्स क्लोज हो गए हैं। यही बोला है। अगर नहीं किया तो और एल्स it shall be deemed that all proceedings have been concluded।
सर समझ लीजिए एरोनियस रिफंड का केस है, तो बाबा याद रखिएगा, अगर आपको एरोनियस रिफंड दिया गया है, गलत रिफंड दिया गया है, तो जब गलत रिफंड दिया गया उस डेट से आपको देखना है 3 years and 5 years। सो अगर एरोनियस रिफंड का केस है, फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड देखना है आपको। सो फॉर एन एग्जांपल, आपको 1920 रिलेटेड एक एरोनियस रिफंड यहां दिया गया, तो जिस दिन एरोनियस रिफंड दिया गया उससे 3 साल आपको नॉन फ्रॉड केस में और फ्रॉड केसेस में 5 साल का टाइम लिमिट होता है टू गो एहेड एंड रेज डिमांड ऑर्डर। यस सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, अगर एरोनियस रिफंड का केस है तो फ्रॉम द, देखिए जनरली आप देखोगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, एरोनियस रिफंड के केस में आपको देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, अगर डिमांड ऑर्डर आ गया है, अब आपके पास एक चांस है कि आप अपील में चल जाइए या पे कर दीजिए। अगर आप अपील में नहीं गए तो डिपार्टमेंट 3 महीने के बाद रिकवरी स्टार्ट कर देगा, उल्टा लटकाएगा और पैसे रिकवर करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको। मैंने बोला अगर आप डिमांड की बात करें तो डिमांड आप पे आ सकता है अंडर सेक्शन नंबर 73, अंडर सेक्शन नंबर 74। क्या बोला मैंने आपको सर, एक होता है बिफोर शोकॉज नोटिस, एक होता है कि आपके पास शोकॉज नोटिस आ गया, एक होता है डिमांड ऑर्डर। ठीक है सर, अब आपको बोला है बिफोर शोकॉज नोटिस टैक्स इंटरेस्ट पे कर दो, चैप्टर क्लोज है। यहां टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कितना है, 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट। यहां शोकॉज नोटिस आ गया, 30 दिन का टाइम लिमिट दिया जाता है। शोकॉज नोटिस आते ही आपको देना है टैक्स इंटरेस्ट, पेनल्टी कुछ लगेगा नहीं सर। यहां पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 25% होता है सर। यहां पे उसके बाद आ जाएगा डिमांड ऑर्डर। एक बार डिमांड ऑर्डर आ गया तो आपको देना है टैक्स इंटरेस्ट, पेनल्टी आपको देना है, पेनल्टी कितना देना है 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर। यहां पेनल्टी तो लगेगा ही, लेकिन यहां डिमांड ऑर्डर आने के बाद फ्रॉड केस में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। 30 दिन के पहले, 30 दिन में अगर पे कर दोगे तो आपको देना है टैक्स इंटरेस्ट, पेनल्टी कितना देना है सर 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट। ग्रेटर देन 30 डेज मतलब 30 दिनों के बाद पे कर रहे हो तो देना होगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। सर पेनल्टी कितना देना होगा, पेनल्टी याद रखिएगा 100% देना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया पॉइंट क्लियर। जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी 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 बताइए, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। क्विकली गिव मी हेड्स अप एवरीवन। यस पीपल, आर वी क्लियर टिल हियर? यस सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सुनिए, फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, टाइम लिमिट, शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर इश्यू करने का। सेकेंडली एग्जाम में आपको पेनल्टी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको पेनल्टी ऑलरेडी बता दिया, 15% करेक्ट, 25%, 50% एंड 100%। पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं बाबा, कुछ क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अगर ऑफिसर ने आपको इशू किया है फॉर एन एग्जांपल 1920 रिलेटेड एक शोकॉज नोटिस, ठीक है सर। अब ऑफिसर जब डिमांड ऑर्डर रेज कर रहा था ना, डिमांड ऑर्डर रेज करने के टाइम उसको मालूम चला कि 1920 में आपने सिर्फ 12% चार्ज किया था, लेकिन आपको उन गुड्स पे 18% चार्ज करना था। ठीक है, तो 1920 रिलेटेड तो आपको एक शोकॉज नोटिस दे देगा। ठीक है, अब जब उसने प्रोसीडिंग किया तो उसने देखा कि 2021 में भी तो सेम घपला कर रखा है आपने, 12% चार्ज किया है, 18% चार्ज करना था, मतलब यहां भी टैक्स शॉर्ट पेड है। तो सर अगर ऑफिसर को लगता है कि सेम केस आपका नेक्स्ट पीरियड या किसी और पीरियड के लिए भी है, तो क्या इस पीरियड के लिए भी एक और शोकॉज नोटिस देगा? सर नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेम केस है, उसके लिए भी एक शोकॉज नोटिस देगा? नहीं। याद रखिएगा, ऑफिसर क्या करेगा, एक शोकॉज नोटिस अगर आपको दे चुका है, सेम ग्राउंड्स पे अगर शोकॉज नोटिस इशू करना है तो सर वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा, 1920 ये अमाउंट, 2021 ये अमाउंट। अब क्या करेगा सुनिए, मतलब इन साल के लिए 2021, 21, 22 के लिए आपको कोई शोकॉज नोटिस नहीं देगा, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट में बता देगा कि सर देखिए 1920 तो आपको बता दिया ऑलरेडी सर, यहां पे आएगा, सॉरी, एक स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट में लिखेगा 2021, 21, 22 के लिए इतना इतना अमाउंट है। अब इन तीनों अमाउंट का टोटल करके आप पे डिमांड ऑर्डर रेज कर सकता है। बेसिकली ये शोकॉज नोटिस
सेपरेटली 2021 21-22 के लिए सेपरेट शोकॉज नोटिस नहीं देगा। अगर सेम ग्राउंड्स है तो बस एक स्टेटमेंट दे देगा और वो स्टेटमेंट देने को ही मान लिया जाएगा कि आपको शोकॉज नोटिस दिया है। यही बोल रहे हैं कि सर स्टेटमेंट इन जीएसटी डीआरसी 02 फॉर एडिशनल पीरियड नॉट कवर्ड इन द शोकॉज नोटिस। अगर आपको शोकॉज नोटिस दिया था सिर्फ 1920 के लिए, लेकिन ऑफिसर ने रियलाइज किया ओ नो 2021 21-22 में भी सेम घपला किया इस आदमी ने, तो सर आपको एडिशनल पीरियड्स के लिए कोई शोकॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा, स्टेटमेंट दे देंगे और स्टेटमेंट को मान लिया जाएगा कि आपको शोकॉज नोटिस इशू किया गया है। अब क्या करेगा, ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट तीनों अमाउंट टोटल करते हुए एक डिमांड ऑर्डर दे सकता है। क्योंकि शोकॉज नोटिस नहीं है तो डिमांड ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन शोकॉज नोटिस प्लस स्टेटमेंट भी अगर दिया है तो स्टेटमेंट को शोकॉज नोटिस मानते हुए डिमांड ऑर्डर पास किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यही बोला है यहां पे, सर्विस ऑफ स्टेटमेंट इज इक्वल टू सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस, हाउएवर ग्राउंड सेम होने चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 में बोला गया है कि आप पे लगेगा पेनल्टी 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। अब उसको लेके लोगों को कंफ्यूजन था कि सर अगर सेल्फ असेस टैक्स और अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स मैंने अगर नहीं दिया गवर्नमेंट को, इफ नॉट पेड ग्रेटर देन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, पेनल्टी 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। सेक्शन नंबर 73(11) क्या बोलता है, अगर आपने सेल्फ असेस टैक्स या अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स अगर आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया ग्रेटर देन 30 डेज, तो सर पेनल्टी आप पे गवर्नमेंट लगा सकती है। लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा, लोगों में इशू क्या आया, सर्कुलर आया, इशू था वेदर पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73(11) is levied when GSTR 3B has been filed after the due date। लोगों ने गवर्नमेंट को बोला सर आप बोल रहे हो अगर सेल्फ असेस टैक्स हमने 30 दिनों के बाद पे किया है तो आप हम पे लगा दोगे पेनल्टी। फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट को लोगों ने बोला, समझ लीजिए सर ये था अप्रैल महीना, अप्रैल महीने के लिए जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट था 20th मई। आप बोल रहे हो अगर 20th मई को हमने रिटर्न फाइल नहीं किया और समझ लीजिए 30 दिनों के बाद हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो सर समझ लीजिए हम लोग 30 दिनों के बाद फाइल कर रहे हैं, 20 या 30th जून को हम फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो ये जो हम लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्या आप हम पे पेनल्टी लगा दोगे? क्योंकि आपने यहां बोला है कि सेल्फ असेस टैक्स या अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स इफ नॉट पेड ग्रेटर देन 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट, ड्यू डेट तो ये था, अगर हमने 30 दिनों में पे नहीं किया तो आप बोल रहे हो आप पेनल्टी लगा दोगे। सर ये क्या है? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, सुनिए, वेदर पेनल्टी कैन बी लेविड व्हेन जीएसटीआर 3B हैज बीन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। क्लैरिफिकेशन आया कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 73(11) can be invoked only when provisions of section number 73 are invoked। सेक्शन नंबर 73(11) की पेनल्टी तब लगेगी जब सेक्शन नंबर 73 इन्वोक किया गया है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 73 आर जनरली नॉट इन्वोक्ड in case of delay in filing GSTR 3B because tax along with applicable interest has been already paid but after the due date। गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश हम इस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि इस केस में तो हम सेक्शन नंबर 73 के प्रोसीडिंग्स को इन्वोक ही नहीं कर रहे हैं, हम पेनल्टी तब लगाएंगे। फॉर एन एग्जांपल 20th मई को आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया लेकिन टैक्स आपने पे नहीं किया। देखिए बाबा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थियोरेटिकली सुन लीजिए कि सर 20 मई को आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया लेकिन आपने टैक्स अगर पे नहीं किया तो याद रखिएगा क्योंकि आपने सेल्फ असेस किया है टैक्स को, आपने अपने रिटर्न में सेल्फ असेस करके बताया है कि समझ लीजिए आपका 10 लाख का टैक्स पेएबल है, बेटा इसको 30 दिनों में पे कर देना, 30 डेज में पे कर देना। अगर सेल्फ असेस टैक्स को पे नहीं किया तो हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन समझ लीजिए आपने 20 मई को रिटर्न ही नहीं लगाया, आपने 30 मई को टैक्स पे करते हुए रिटर्न लगा दिया, तो इस केस में कोई पेनल्टी वगैरह, पेनल्टी विच इज 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, ये नहीं आएगा। तो सर कब आएगा? याद रखिएगा ये तब आएगा जब आपने समझ लीजिए यहां पे रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन टैक्स पे नहीं किया, तो बोल रहा है जैसे ही आपने रिटर्न लगा दिया आपके पास सिर्फ 30 दिनों का टाइम लिमिट है, आप टैक्स पे कर दीजिएगा। अगर पे नहीं किया तो गवर्नमेंट बोल रहा है इस केस में हम आप पे शो कॉज नोटिस रेज करेंगे, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन नंबर 73 इनिशिएट करेंगे और उसके बाद पेनल्टी लगाएंगे। देख लीजिए यहां क्या बोला है, इट इज अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड
पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 7311 इज नॉट पेएबल इन सच केस, मतलब डिलेड जीएसटीआर 3B फाइल करने पे पेनल्टी नहीं आएगा। हाउएवर अगर ऑफिसर चाहे तो जनरल पेनल्टी जो अप टू 25,000 होता है वो लगा सकता है, लेकिन वो पेनल्टी जनरली लगाते नहीं है। तो आपको याद रखना है एक बात, ये क्वेश्चन जनरली आपके क्यूएनए मटेरियल में भी है, पूछ लेते हैं। क्या है सर? फॉर एन एग्जांपल, सर अप्रैल मंथ का रिटर्न का ड्यू डेट था 20 मई, मैंने अगर रिटर्न समझ लीजिए 30 दिन लेट लगाया तो मैंने रिटर्न लगा दिया 30 जून को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 7311 नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप रिटर्न भी लेट फाइल कर रहे हो और पेमेंट ऑफ टैक्स भी लेट कर रहे हो, पेमेंट करते हुए रिटर्न फाइल कर रहे हो। लेकिन आपने क्या किया, समझ लीजिए आपने अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल करना था 20 मई को, आपने यहां पे रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन रिटर्न में सेल्फ असेस भी कर दिया अपना टैक्स, लेकिन टैक्स को पे नहीं किया। अगर टैक्स को पे नहीं किया तो आपको मिलेंगे 30 दिन का टाइम लिमिट, 30 दिन में पे कर दीजिए, नहीं तो डिपार्टमेंट अगर शो कॉज नोटिस आपको इश्यू करता है उसके बाद ही आप पे पेनल्टी वगैरह लगा पाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब मतलब आपने रिटर्न फाइल कर दिया, सेल्फ असेस कर दिया टैक्स, और आपने पे नहीं किया 30 दिनों में, तब आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू करके प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके पेनल्टी 10% और 10,000 ऑफ द टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर लगाया जा सकता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है, यही बोला था इस सर्कुलर ने। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, यहां पे मेरे को लगता है इतना यहां पे डिस्कशन काफी है। आ जाइए नेक्स्ट प्रोविजन में, सेक्शन नंबर 75। क्विकली सुन लीजिए, मेरे को लगता है सेक्शन नंबर 75, 76 और 77 से 1-2 मार्क से लेके 4 मार्क का छोटा क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आ जाइए, क्विकली बताइए बाबा, सेक्शन नंबर 73 एंड 74 100% क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। सेक्शन नंबर 73 एंड 74 100% क्लियर है? यस सर, 100% क्लियर है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का डिस्कशन यहीं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 75 से। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा, यहां सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का डिस्कशन क्लोज करते हैं।